हेलो एवरीवन, ये वाली वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनको वाइवा देना है प्रैक्टिकल के अंदर, जो घबरा जाते हैं उससे या फिर बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर घबरा रहे हैं। बेटा, सबसे पहली बात तो वाइवा से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपके जो इंटरनल है, एक्सटर्नल है, वो हमेशा चाहते हैं कि आपका वाइवा बहुत अच्छा हो। वो हमेशा आपको कोऑपरेट करते हैं। आप इस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो कि टीचर कैसे अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, अगर उनकी हेल्प करता है। इवन आप वाइवा को फेस करते हो तो आपको 4-10 चीज़ें ज़्यादा आपको मिलती है। मतलब एक ही टाइम पर आप 10 क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लेते हो, क्योंकि पहला आता है तो वो पूछता है कि मैम ने क्या पूछा, सर ने क्या पूछा, उसको प्रिपेयर करता है। आगे बच्चे जाते हैं तो इस तरह से करके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। दूसरा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आप मिलकर तैयारी कर सकते हो। जो आपको आता है, आप अगर सामने खड़े होकर किसी को समझाते हो तो आपका और भी ज़्यादा अच्छे से पक्का हो जाता है। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। आगे नंबर फाइनली तुम्हारा कॉमन आए नहीं गए। आपका नोट पढ़ना है एरोमेटिसिटी का। एरो में अभी 2 दिन पहले मैम लेकिन एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं वो पता है क्या मैम? एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें डी लोकलाइजेशन हो पाए और 3 कंडीशन होती है हमारे पास। एक तो डीलोकलाइजेशन पाइलेट और मैम डबल और ट्रिपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सॉरी मैम, डबल ट्रिपल बॉन्ड को काम करके 3 कंडीशन होती है ना। एक कंडीशन इसने बताई है, बाकी 2 कंडीशन हमारे पास कंडीशन होती है बेटा प्लेनैरिटी। कि अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो प्लेनर आपके पास होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। ये हक्कल हो गया। और जो इसे फॉलो करता है इन कंडीशन को, वही कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होता है, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होता है। क्लियर है? इससे पहले हमने अभी विंटर ब्रेक के अंदर हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समथिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल निकाले थे, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे, याद है? ठीक है, एक क्वेश्चन को निकाल कर कोई भी क्वेश्चन दे दो। मीडियम से है। कॉमन आयन इफेक्ट पता है किसी को क्या होता है? चलो सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। आपके पास 7 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी को आता है। ये सॉल्व करने के लिए दिए थे ना क्वेश्चन, अगर करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद 27 और 15 तैयार है ना? और एक 27 क्या पढ़ के आए हो? सब फर्स्ट पढ़ के आए हैं क्या? जब तुम्हें पता है नंबर अब कम है, मिड टर्म में पढ़ चुके हो ना, तो ज़्यादा कहाँ से आएगा? लास्ट वाले चैप्टर से आएगा। ऑर्गेनिक और पढ़ा है थोड़ा बहुत आपने? क्या पढ़ा? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन, ओए तुम फिर हल्ला करने लगे।
during covalent bond orbital during covalent bond formation orbital overlap each other and due to overlapping their shape change. PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर एक एमओटी डायग्राम पढ़ा है ना हमने, है ना, O2 के लिए, F2 के लिए, H2 के लिए, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए केमिकल ऑर्बिटल नहीं आती है ना, नाम सुना है? नाम सुने हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। sp3 D2 पक्का पक्का। कितने हैं? 5 जोड़ रहे हैं। यहाँ पर कितने? 1 कितना 4 और 2 ये 5 हो गया 5 और यौन पेयर कितने जाएंगे इसमें? 1 जाएगा। वो क्या होता है 5 और कम करके कैसे निकालें? वो निकालें। किस फैमिली से आता है फॉस्फोरस? तुम बताओ भाई यौन पेयर कैसे निकालते हैं? जो नहीं आता हो पहले बता देना टाइम वेस्ट मत करो। 11 बॉय क्या दिक्कत हो रही है बार बार? हाइपर कन्जुगेशन में ऑपरेशन हमने पढ़ा है ना, रेजोनेंस और हाइपर कन्जुगेशन दोनों में डिफरेंस बता दो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, है ना, माइनस में क्या करते हैं? वन पेयर करते हैं, अपन में 2 करते हैं, है ना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की फैमिली से होता है फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं? हम 5 होते हैं 5 होते हैं और यहाँ पे 5 लॉन्ग पेयर है, 5 में से 5 गए कितने? 0। लॉन्ग पेयर कितना आएगा? 0। ठीक है, और कॉपर आयन का क्या होगा? दूसरा हम केमिकल काइनेटिक्स में से देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो क्या नाम है मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन से बनते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस में जैसे कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है। पहला क्वेश्चन समझ में आया, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता उसका आंसर इसने बताया। क्यों नहीं कहा जाता? टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी कॉन्फ़िगरेशन है D10 होती है। D10 में क्या नाम है उनमें हाफ फिल्ड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए क्या नाम है उन्हें टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। आप उसमें लिखोगे बेटा आंसर में, गलत है ये आंसर। आंसर में हाँ अभिषेक बताएगा। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जहां पर इनकम्प्लीट ऑर्बिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इनकम्प्लीट सबशेल आपके पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। या तो आपके पास ग्राउंड स्टेट में हो या फिर उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अगर दोनों में से किसी एक में भी इनकम्प्लीट हो जाती है तो ट्रांजिशन बोलते हैं। इसे ट्रांजिशन नहीं बोला जाता तो आपको मेंशन करना है कि वो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर दोनों में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। क्लियर है सभी को? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक इसमें से बन सकता है, दैट इज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो उनकी जो एनर्जीज होती है ना
एनी अल्टीमेट शेल और अल्टीमेट शेल की एनर्जी यानी NS और N-D सब शेल की एनर्जी जो होती है सिमिलर होती है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए क्या नाम है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन किस में भरते हो, 3D में भरते हो और 4s में भरते हो। 4s को क्या बोलोगे? NS बोलोगे। 3 का मतलब N-1D बोलोगे, मतलब NS और N-1D है। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप आपके पास कम है। एनर्जी गैप कम बचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऊपर जा सकते हैं। और इसमें एक और हो सकता है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है मैग्नीज +7, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो, ठीक है, कौन ज्यादा करेगा? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 सब में भरेगा। छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा? पेयरिंग स्टार्ट करेगा। पेयरिंग करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन वो एक जो 4s वाला है वो एक्साइटेड में चला जाता है, तो टोटल कितने बनते हैं? 7 बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेगा? +7 करेगा। कौन करेगा? मैग्नीज करेगा। FND से मैं बताऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। भाई ध्यान आगे होना चाहिए सबका। वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। उसका फॉर्मूला होता है म्यू, फॉर्मूला होता है जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला ना यूज़ करें हम डायरेक्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि n की वैल्यू अगर 1 दी है तो मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 0.5 ज़्यादा होता है। अगर 1 की निकालनी है तो इसमें हम प्लस कर देंगे तो 1.75 हो जाएगा। ऐसे ही हमें अगर माइनस कर मतलब दूसरे की निकालनी होगी तो उसे माइनस कर देंगे। पहला क्वेश्चन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की अगर वैल्यू निकालना है तो स्पिन ओनली फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, जिसमें हमने 7 सिंपल देखा हुआ है कि आप अनपेयर्ड, n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपके पास होता है, n की वैल्यू पुट करते जाओगे, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी। आपको डायरेक्ट याद करनी है वैल्यू। 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.89, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9, ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज याद करी थी। याद है सबको? सेकेंड क्वेश्चन, कलर कंपाउंड जो होती है मतलब डी वाली ब्लॉक में 1 से 9 के बीच में उसमें कलर आता है और 0 और 10 के बीच मतलब नहीं आता उसमें कलर। आपका क्वेश्चन ये बनेगा बेटा, अगर क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में पूछता है कि कौन सा कंपाउंड आपके पास कलर है, कौन सा कंपाउंड कलरलेस है, तो उसको आप कैसे आंसर करते हो? पहली चीज तो आपको जो रीजन देना होता है तो 2 रीजन आपके पास बनते हैं। पहला आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 0 आते हैं तो कलरलेस हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके नॉन 0 हैं तो क्या होगा? कलर्ड होगा। अब कलर में भी हमने बोला है कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कम है आपके पास तो लाइट कलर शो करेगा, अगर ज़्यादा है तो आपके पास डार्क कलर शो करेगा। और अगर कलर का रीज़न देखेंगे उसमें 2 चीज़ें आपको दिखानी होती है, या तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखकर बता सकते हो, दूसरा आपके पास जो कलर शो होता है वो किसकी वजह से होता है? डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बार बार पेपर में पूछता है। बेसिकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में स्टेडीली डिक्रीजिंग इन साइज ऑफ एन लेंथेनॉइड होता है। और रीजन भी लिखा करो आगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट। तो हम एग्जाम्पल में लेंगे, बट अगर हम इसके कुछ और लेवल के एलिमेंट जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CL साइनाइड, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वो पेयरिंग अप करता है। इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखा था। बेसिकली वजह था ये हमारा शो करता है मैग्नेटिक बिहेवियर।
ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है बेटा, ओए इधर ध्यान दो। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाता है तो म्यू की वैल्यू आपको निकाल कर नहीं आनी है। आपको मैग्नेटिक बिहेवियर में बताना है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, n की वैल्यू 0 है तो क्या करेगा, डायामैग्नेटिक आपके पास शो करेगा। बैठ जाओ, अगला आ जाना भाई। और रही बात हाइब्रिडाइजेशन की बेटा, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे तो उसमें 2-3 रूल पढ़ते थे। बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। पहला क्या पढ़ा था, अमोनिया +2 में पेयरिंग नहीं करता, याद है सभी को। सेकंड क्या था, कोबाल्ट +3 में हैलाइड को छोड़ के सभी के साथ पेयर अप करता है। तो ये वाले 2 रूल हमने पढ़े थे, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था, हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है, कौन कौन सी, sp3d2 और d2sp3। अगर आपके पास sp3d2 है तो उनको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल आप बोलोगे। अगर d2sp3 है तो क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल आप उससे बोलोगे। याद है सभी को। अगर दोनों की शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 तरह की शेप आपके पास आती है, एक टेट्राहेड्रल, एक आपके पास स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकलती है, sp3 निकलती है, और स्क्वायर प्लेनर के लिए dsp2 होती है। और dsp2 के अंदर d कौन सा इन्वॉल्व होता है, ऑर्बिटल dx² - y² वाला इन्वॉल्व होता है। तो हमारा सबसे पहले आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन भी बताओ। डेफिनेशन कौन बताएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारे नेचर पे डिपेंड नहीं करती सॉल्यूट के, वो हमारे अमाउंट पे डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट ऑफ मोल्स हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है बेटा, डेफिनेशन पेपर में आती है। और रिलेटिव लोअरिंग हमारी किस वजह से होती है, जब हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है। यही होता है भाई।